नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग नागपुरी भाषा व्याकरण पढ़ रहे हैं। नागपुरी भाषा में हमने पिछले वीडियो में नागपुरी भाषा का इतिहास, उसके परिचय, उसके ओरिजिन के बारे में अच्छे से सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझा था। आज हम लोग इस वीडियो में भाषा लिपि समस्या को देखेंगे। आइए देखते हैं। नागपुरी भाषा कर दुई ठो स्वरूप विकसित हुए हैं, मौखिक और लिखित। नागपुरी भाषा का दो रूप है, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा कर संबंध ध्वनि चाहे उच्चारण से आए, जबकि लिखित भाषा कर संबंध लिपि से आता है। ठीक है, मौखिक भाषा का जो संबंध होता है वो ध्वनि और उच्चारण से आता है, जबकि लिखित भाषा का जो संबंध है वो लिपि से आता है, मतलब लिखने जो लिखित चीज़ें हैं उनसे आता है। ठीक है, लिपि कर मतलब उच्चारित ध्वनि के लिखित से होएला, जेकर सामान्य अर्थ लिपिक कहेला। लिपि का मतलब क्या है? जो उच्चारित ध्वनि है उसके लिखने से होता है। ठीक है, जिसका अर्थ है लिखना। नागपुरी भाषा के लिखे कर सबसे पहले कैथी लिपि कर उपयोग हुए हैं। शिलालेख, ताम्रपत्र, ताड़पत्र और जमीन कर दस्तावेज कैथी लिपि में पूर्णा काल कर लिखे मिलेला। मतलब यह हुआ कि नागपुरी को लिखने के लिए सबसे पहले जो लिपि का यूज किया गया था वो कैथी लिपि था। ठीक है, जैसे शिलालेख, ताम्रपत्र, ताड़पत्र और जमीन का जो दस्तावेज होता है उसमें कैथी लिपि में पुराने समय से ही लिखा हुआ सोर्स मिलता है। ठीक है, पूर्णा बिहार में कैथी लिपि कर 4 रूप प्रचलित रहे। पुराना बिहार जो था उसमें कैथी लिपि का 4 रूप प्रचलित था। कौन कौन? तिरहुतिया कैथी, भोजपुरी कैथी, मगही कैथी और नागपुरी कैथी। ठीक है, तो पुराना बिहार में कैथी का 4 रूप था, जिसमें तिरहुतिया कैथी, भोजपुरी कैथी, मगही कैथी और नागपुरी कैथी था। हमारे बीच यह नागपुरी कैथी प्रचलित आए। हमारे बीच जो नागपुरी के लिए लिपि आया प्रचलन में वो यही नागपुरी कैथी का था। शुरुआती कुछ रचना कैथी लिपि में लिखल मिलेला, मतलब शुरुआत का जो कुछ लिखा हुआ सोर्स है वो कैथी लिपि में मिलता है। बंगाल सीमांत मतलब कि वेस्ट बंगाल का जो बाउंड्री है या बॉर्डर है में बांग्ला भाषा कर प्रभाव के कारण नागपुरी लिखे कर काम बांग्ला लिपि में भी हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ बॉर्डर के फटे हुए जगहों पे नागपुरी को लिखने के लिए बांग्ला भाषा के प्रभाव के कारण बांग्ला लिपि का भी उपयोग होता है। इसी तरह उड़ीसा सीमांत में भी उड़िया लिपि से कुछ इलाका में नागपुरी लिखक जा रहे और आज भी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में सदानी भाषा के उड़िया लिपि में लिखल जाता है, जे नागपुरी है के। इसका मतलब यह हुआ कि उड़ीसा के बॉर्डर के नज़दीक उड़िया लिपि में नागपुरी लिखा जाता है। ठीक है, और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में सदानी भाषा उड़िया लिपि में लिखा जाता है, जे नागपुरी है। 1896 ईस्वी में नागपुरी कर पहला व्याकरण रोमन लिपि में लिखल गेलक। सरकारी स्तर पर आज भी नागपुरी लिखे कर छूट रोमन लिपि से मिले आहे। मतलब ये हुआ कि 1896 ईस्वी में नागपुरी का पहला जो व्याकरण लिखा गया था वो रोमन लिपि में लिखा गया था। ठीक है, और सरकारी स्तर पर आज भी नागपुरी लिखने के लिए रोमन लिपि का छूट दिया गया है, लेकिन ये जनरली लिखा नहीं जाता है, क्योंकि नागपुरी को लिखने के लिए सबसे सुटेबल अगर कोई लिपि है तो वो देवनागरी लिपि है, जिसमें नागपुरी भाषा को लिखा जाता है। नागपुरी ध्वनि संबंधी विशेषता के ठीक से लिखे में रोमन असमर्थ आहे, काले की एकर में 26 ठो अक्षर आए हैं, 5 स्वर्ण और 21 व्यंजन। मतलब ये हुआ कि नागपुरी को लिखने के लिए जो रोमन लिपि का यूज होता था वो इसके लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि इसमें मात्र 26 अक्षर आता है, 5 ठे वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसके कारण ये सुटेबल नहीं हुआ। नागपुरी लिखे के लिए सबसे उपयुक्त लिपि देवनागरी लिपि है के, इसीलिए नागपुरी को लिखने के लिए जो सबसे उपयुक्त लिपि माना गया वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि कर सीधा संबंध ब्राह्मी लिपि से आहे, जे भगवान ब्रह्मा कर नाम से प्रचलित आहे। यह चलते एकर धार्मिक और पौराणिक मान्यता आहे, जेके हमरे आज भी लिखित रूप से दस्तावेज मानिला।
ठीक है। देवनागरी लिपि कर सीधा संबंध ब्राह्मी लिपि से आता है, जो भगवान ब्रह्मा कर नाम से प्रचलित है। यही चलते इसका धार्मिक और पौराणिक मान्यता भी है। उच्चरित भाषा क्षण भंगुर होएला, जबकि लिखित भाषा कालजयी और अजर अमर होएला। क्षण भंगुर का मतलब हुआ कि क्षण भर, मतलब कि उसका जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होता है, वो आज है कल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लिखित भाषा होता है वो अजर अमर होता है। अगर कोई भी लिटरेरी सोर्स है तो वो जब तक, अगर आप किसी भी लिटरेरी सोर्स को देखते हैं, या ताम्रपत्र हो या शिलालेख हो या ताड़पत्र हो, तो जब तक वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है तब तक उसमें लिखा हुआ चीज़ रहता है, ठीक है। इसलिए उसको अजर अमर कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि कर दुई शैली हमरे बीच प्रचलित होले, उत्तर शैली और दक्षिण शैली। शैली मतलब यहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग है, ठीक है। हमरे कर संबंध उत्तर शैली से आहे, जेकर 4 रूप विकसित होले: गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और नगरी लिपि। हम लोग का जो संबंध है वो उत्तर शैली से है, ठीक है, जिसका 4 रूप विकसित हुआ था: गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और नागरी लिपि। नागरी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुए हैं। यह लिपि से बांग्ला और उड़िया लिपि भी आगे चल के विकसित हुए हैं। मतलब ये हुआ कि नागरी लिपि जो था उससे देवनागरी लिपि विकसित हुआ, ठीक है, और इसी लिपि से बांग्ला और उड़िया लिपि भी विकसित हुआ है। एक समय संस्कृत भाषा के देव भाषा मानल जात रहे। यह देव शब्द नागरी लिपि से जुड़लक, जेहे से एकर नामकरण देवनागरी लिपि पड़लक। मतलब ऐसा बोला जाता है कि एंशियंट टाइम में संस्कृत भाषा का जो संबंध था वो देव भाषा से था। मतलब देव लोग जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे, ठीक है। इसी कारण देव शब्द जो है वो नागरी लिपि में जुड़ गया, और उसके बाद इसका जो नामकरण हुआ वो देवनागरी लिपि हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग आज देवनागरी लिपि के रूप में जानते हैं। यूरोपीय विद्वान हेनरी स्वीट देवनागरी लिपि के संसार कर सबसे बगरा वैज्ञानिक लिपिक मानेला। यहाँ बगरा का मतलब हुआ बड़ा, ठीक है। यूरोपीय विद्वान जो हेनरी स्वीट था वो देवनागरी लिपि को संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक लिपि मानता है। देवनागरी लिपि का सामान्य रूप से 2 ठो भाग करल जाएला: स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देवनागरी लिपि में 2 भाग किया जाता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के रूप में, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। कुल मिलाए के देवनागरी लिपि कर 10 ठो वर्ण कर उपयोग नागपुरी लिखे में नहीं होवेला, मगर कहों कहों अपवाद रूप में इकर उपयोग करल जाएला, ठीक है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो ये ध्यान रखना है कि नागपुरी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का जो 10 ठे वर्ण है, आए, औ, री, ण, श, पेटकट्टा श, क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन 10 वर्णों का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। इसका उपयोग होता है अपवाद स्वरूप, जैसे संज्ञा में या कोई व्याकरणिक शब्द है या कोई तत्सम शब्द है तो उसमें हूबहू उपयोग होता है। तो आप लोग इस वीडियो से कुछ कुछ फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। जैसे नागपुरी भाषा को लिखने के लिए सबसे पहले जो लिपि का यूज हुआ था वो कैथी लिपि था, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और पूर्णा बिहार में कैथी लिपि का जो है वो 4 रूप प्रचलित है: तिरहुतिया कैथी, भोजपुरी कैथी, मगही कैथी और नागपुरी कैथी। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन बना देता है, 4 कोई ऑप्शन दे दिया और पूछता है कि इनमें से कौन पूर्णा बिहार में कैथी लिपि कर प्रचलित रूप नहीं खे, ठीक है। तो आपको ये तीनों चारों ध्यान में होना चाहिए। और एक ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि 1896 ईस्वी में नागपुरी का जो पहला व्याकरण लिखा गया था वो रोमन लिपि में लिखा गया था, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी आने का चांस है। और ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि देवनागरी लिपि का सीधा संबंध जो है वो ब्राह्मी लिपि से है, और ब्राह्मी लिपि कर जो 2 ठे शैली है, उत्तर शैली और दक्षिण शैली, उसमें हम लोग उत्तर शैली में आते हैं, जिसका 4 विकसित रूप है: गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और नगरी लिपि। तो ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है।
तो हम लोग इस वीडियो में नागपुरी भाषा लिपि से रिलेटेड सारा बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने और समझने का कोशिश किया, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।